घमासान जारी है ईरान और इजराइल के बीच में, और इस पर हमारी बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए, एक एक अपडेट इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन एक बड़ी खबर इसे हम आपको देते हैं। ईरान ने तेल अवीव पर बड़ा जवाबी हमला किया है और ईरान का दावा है कि हमले में हमने दर्जनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के हमलों में कई घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ऐसी खबर है। तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल से बड़ा हमला किया गया है, ईरान का यह दावा है। तेल अवीव पर अटैक किया गया, दर्जनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि एक सशक्त आयरन डोम है इजराइल के पास में, जो काफी हद तक उसको बचाने में कामयाब रहता है। और इस बीच में लेकिन ईरान का दावा है कि हमने कई घरों को नुकसान जरूर पहुंचाया है, कई घरों में नुकसान हुआ है। तो ये बड़ा अपडेट आपको देते, कुछ हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव पर ईरान का दावा है कि हमने हमला किया है। साथ साथ में अब ये एक नया दौर है जिसमें तस्वीरें भी और वीडियोस भी जारी किए जाते हैं। ये वीडियो सामने है तेल अवीव पर अटैक का ईरान का। हालांकि आयरन डोम काफी हद तक हुआ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ हैं, सुमित हमारे साथ है, प्रणय हमारे साथ है, अशरफ हमारे साथ है। प्रणय, अब आगे होगा क्या ये युद्ध लंबा खींचेगा तो कितना, ईरान की क्षमता कितनी है? क्योंकि सिर्फ इजराइल से नहीं टकराएगा, वो अमेरिका के साथ भी टकराएगा। नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या दिख रहा है? ईरान के साथ खुलकर क्या उसके सहयोगी आ सकते हैं या उस स्थिति में है वो आने की? रशिया वहां यूक्रेन के साथ भी व्यस्त है। बहुत सारे सवाल राजीव आपने पूछे हैं, एक एक करके इसका जवाब देता हूं। सबसे पहले तो ये कि ईरान क्या करेगा। ईरान ने एक स्टेप तो करके दिखा ही दिया है। उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट जो तेल अवीव का है उससे लेकर इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो 24 घंटे बीतने से पहले पहले सामने आ गई। ईरान की तरफ से कार्रवाई हुई है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें एक तरीके से स्कोर सेटल हो गया, लेकिन क्या इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी? क्योंकि इजराइल की तरफ से जो एक्शन है वो लगातार जारी है। अगर बीते 24 घंटों में आप देखें तो पहले जो है वो नतान्स के ऊपर टारगेट किया गया था, तबरीज के ऊपर टारगेट किया गया था, खुर्रमाबाद के ऊपर, खुंदाब के ऊपर यहां पर टारगेट किया गया था। लेकिन उसके बाद जो इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसके अलावा जो फर्दों की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, साथ ही रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि ईरान ने उसे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अर्को की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे भी टारगेट करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये तमाम वो जगह हैं जो कि 12-13 तारीख की मध्यरात्रि को हुए ऑपरेशन के अंदर वहां पर टारगेट नहीं किया गया था। यानी उसके बाद ईरान के इजराइल के जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहे हैं, कई जगहों के ऊपर टारगेट लगातार किए जा रहे हैं। यानी ऐसे में खतरा इस चीज का बरकरार रहता है कि एस्केलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सीधे तौर पर ईरान जो है वो अमेरिका के न्यूक्लियर बेसिस, अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अमेरिका के जो मिलिट्री ठिकाने हैं इस पूरे इलाके के अंदर, करीब 10-12 से ज्यादा न्यूक्लियर ठिकाने के 10-12 मिलिट्री बेसिस हैं, क्या उन्हें टारगेट करता है? तो ये एक बड़ा एस्केलेशन होगा। अभी फिलहाल केवल बयानों के अंदर जो चीजें नजर आ रही हैं वो मिलिट्री एक्शन के अंदर उतनी नजर नहीं आ रही है। तो एक बड़ी चीज जो एक जिसे माना जा रहा है कि एक बड़ा एक्शन जो है वो ईरान की तरफ से हो सकता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला जो इलाका है, जहां पर नेवल ब्लॉकेड जो है वो ईरान लगा सकता है। अभी ईरान की तरफ से ऐसा कोई नेवल मूवमेंट नहीं हुआ है जो इंडिकेट करता हो, लेकिन यदि ईरान ऐसा करता है तो ये एक फर्दर एस्केलेशन होगा। साथ ही इसके अंदर रूस और चीन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एक बैक चैनल जो है, जो बड़े देश होते हैं उनके बीच में हमेशा एक बैक चैनल चल रहा होता है। आपको याद होगा राजीव कि कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ही मुद्दे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी, और करीब 1 घंटे के इस फोन कॉल के अंदर जो मेजर मुद्दा था वो ईरान का था। और अमेरिका की तरफ से रूस से यह कहा गया था कि रूसी राष्ट्रपति इस मामले के अंदर ईरान पर दबाव बनाए कि ईरान जो है वो इसके अंदर न्यूक्लियर डील कर ले, किसी चीज का एस्केलेशन ना हो। तो ऐसे में अब रूस की तरफ से कंडेम जरूर किया गया है, लेकिन बैक चैनल के अंदर क्या वो ईरान को रोकता है? क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा है, अक्टूबर 2024 के अंदर जब ईरान और इजराइल के बीच में एक दूसरे पर वार किए गए थे, तब इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद में ईरान ने कहा जरूर था कि वो कार्रवाई करेगा, लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब ये बड़ा एस्केलेशन है जिसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप, इसके अलावा न्यूक्लियर फैसिलिटी, सबको टारगेट किया गया है। ऐसे में बड़ा दबाव है कि ईरान यदि कार्रवाई नहीं करता है तो ईरान की स्थिति जो है वो बहुत अनटेनेबल हो जाएगी। साथ ही एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ऐसे में अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि ये टेंशन इतना ज्यादा बढ़े कि या तो ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर होने की घोषणा कर दे, क्योंकि एक नई जंग छेड़ने का जो दाग है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकली कहते हैं कि वो युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं, वो पीस के लिए हैं, वो अमेरिकी फौजों को नए युद्ध के अंदर नहीं झोंकना चाहते हैं। तब ऐसे में उनके सामने इस संयम की लकीर को पार करना उनकी राजनीति के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान के मामले में बहुत सारे बयान दे रहे हैं। प्रणय, आपके पास लौटता हूं। सुमित,
ये जो प्रस्ताव है अमेरिका का, ये जो जिस समझौते पर वो ईरान को लाना चाहता है, क्या है समझौता, क्या है इसमें पॉइंट्स जिसके लिए ईरान भी तैयार नहीं है लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान आए उन पॉइंट्स पर? देखिए, बिल्कुल आपने एक ऐसा वाजिब सवाल पूछा है जो निश्चित तौर पर इस पूरे कन्फ्लिक्ट की जड़ है। ईरान ये हमेशा कहता रहा है नेगोशिएशंस के अंदर कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरीके का कंट्रोल, आईएए को उन्होंने लगातार अलाउ किया, सैंक्शंस भी झेले, लेकिन ईरान पर जिस तरीके के सैंक्शंस अब अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि आप उन फैसिलिटीज को पूरी तरीके से बंद कर दे, वो ईरान नहीं चाहता। अभी आपने देखा कि कई नेगोशिएशंस की मीटिंग के अंदर ये बार बार ईरान की तरफ से कहा गया कि हम इन सैंक्शंस को नहीं मानते। एक नेगोशिएशन डेडलॉक बन गया था ईरान और इजराइल के बीच में। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा था कि शायद ये नेगोशिएशंस पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्या ईरान के लिए ये पॉसिबल है कि इस प्रोग्राम्स को रोक दे? निश्चित तौर पर राजीव ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान ये जानता है कि ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होगा ईरान के लिए, वरना उसे आए दिन या फिर आने वाले वक्त में इजराइल की तरफ से ऐसे हार्श मेजर्स का या अटैक्स का सामना करना पड़ेगा। और ना सिर्फ इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में जो उसकी आप कह सकते हैं कि एक वजूद है, उसको एक बड़ी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और ईरान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर लीडरशिप भी, आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर की लीडरशिप भी खत्म हो जाएगी। इन सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए ईरान ऐसा नहीं चाहता कि वो इसको रोके, और इजराइल चाहता है कि ये बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो ये दोनों कंट्राडिक्शंस हैं जो लगातार इन नेगोशिएशंस को होने नहीं दे रहे। अच्छा, मुस्लिम ब्रदरहुड की बहुत बात होती है, लेकिन यहां कोई मुस्लिम देश है जो ईरान के साथ खड़ा है या बच रहे हैं सब? नहीं, अगर हम दरअसल ईरान की बात करें तो काफ़ी कोशिश की थी अमेरिका ने भी और इजराइल ने खास तौर से कि शिया मुसलमान की लाइन पर जो है खाड़ी के देशों में दरार पैदा की जाए, जो कई साल तक रही। खास तौर से 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमलों के पहले, और ख़ास तौर से जब सऊदी अरब पर जो है हुतीज़ हमला कर रहे थे लगातार, उसके बाद फिर जो है हुतीज़ यहाँ तक पहुँचे थे कि उन्होंने जो है यूएई में भी कई जगहों पर हमले किए थे। तो उसके बीच जो है जब 7 अक्टूबर 2023 में हमला हुआ था इजराइल पर, उसके बाद जिस अंदाज से फ़लस्तीन पर जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की और फ़लस्तीनियों को मतलब पूरी तरह से गाज़ा को तबाह किया, उसने कहीं ना कहीं जो है इन मुस्लिम देशों को एक बार फिर जोड़ दिया। और ये सऊदी अरब के लिए भी सवाल उठ रहे हैं कि वो गाज़ा के लिए बात नहीं कर रहा था, जॉर्डन, इजिप्ट के लिए भी इसी तरह की बातें उठी, और कहीं ना कहीं जो है फिर उस दरार को, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान के बीच में जो दरार बनी थी ईरान और बाकी खाड़ी के देशों में, वो गाज़ा युद्ध से बहुत कम हो गई है। और यही वजह है कि हमने देखा कि जब इजराइल ने हमला किया ईरान पर, सबसे पहले इस पर जो आपत्ति जताने वाला या कंडमनेशन देने वाला सऊदी अरब ही था। उसके बाद सऊदी अरब के साथ साथ जो है कतर ने भी इसकी निंदा की, बाकी जितने भी खाड़ी के देश है, जैसे हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, खाड़ी के सभी देश चाहते हैं कि ये विवाद न बढ़े, क्योंकि और ये भी नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आए। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आएगा तो जाहिर है कि सबसे बड़ा जो है दादागिरी फिर ईरान की पूरे खाड़ी के देशों में चलेगी, और दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं उसका जो रुतबा है मुस्लिम वर्ल्ड में वो बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के साथ, क्योंकि पड़ोसी है सभी इन खाड़ी के मुस्लिम देशों का, उनको लगता है कि उसके साथ ज्यादा रंजिश और दुश्मनी रखना, यानी कि अपना हित अहित सब कोई देख रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। ईरान पर इजराइल के हमले के पीछे अमेरिका का प्लान है, और इस प्लान के पीछे है अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु प्रोग्राम को लेकर समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। ईरान की यही बात अमेरिका को रास नहीं आई। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है ईरान के नाम एक चेतावनी पूरी जो है दी गई, और उसके बाद से ये कहानी पूरी तरह से साफ भी हो गई। ईरान को इजराइल ने घर में घुसकर मारा। मिसाइल अटैक के बाद ईरान में मची तबाही की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। एक दो नहीं बल्कि 200 लड़ाकू विमानों से इजराइल ने ईरान के 100 ठिकानों पर बारूद की बरसात कर दी। इजरायली हमले में ईरान के 4 एटमी ठिकाने मिट्टी में मिल गए, 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद।
यही नहीं, इजराइल के सटीक मिसाइल अटैक में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के मुखिया समेत 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है। अब ईरान ने बदला लेने की धमकी दी। ईरान ने अपनी सेनाओं को जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। यानी इजराइल के हमले से शुरू हुआ ये युद्ध अब आने वाले दिनों में महायुद्ध में बदल सकता है। ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। यही नहीं, महायुद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को हटाने का ऑर्डर दे दिया है। सवाल यही है कि यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल ईरान युद्ध का फ्रंट क्यों खुल गया? तो इसका जवाब है चंद दिन पहले आई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की खुफिया रिपोर्ट। वही खुफिया रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया था कि ईरान एटम बम बनाने के एकदम करीब खड़ा है। सरल शब्दों में समझें तो ईरान पर ताजा हमले के पीछे परमाणु हथियारों को लेकर चल रही इजराइल के साथ नई तकरार है, जिसमें पर्दे के पीछे अमेरिका की बड़ी भूमिका है। इजरायली सेना का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि ईरान पर हमले के पीछे सिर्फ गाजा की लड़ाई नहीं, हमास के आतंकियों को ईरानी समर्थन नहीं, बल्कि अमेरिका की वो फिक्र है जिसे लेकर बीते दिनों ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को सील करने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। लेकिन बात नहीं बनी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर बड़ी चेतावनी दी थी। यानी ईरान के एटमी हथियारों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल एक पेज पर। ईरान पर हमले से पहले इजराइल ने भी ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर सीधी धमकी दी थी और इसकी भूमिका अमेरिका ने पहले से तैयार कर रखी थी। ईरान का सीधा आरोप है कि हमले के पीछे अमेरिका है, वहीं अमेरिका हमले में अपना हाथ होने की बात नकार रहा। अब देखना यही है कि इजराइल के सबसे बड़े हमले के बाद ईरान का बदला भी क्या इतना बड़ा होगा और ईरान के समर्थन में दुनिया के कौन-कौन से मुल्क सामने आएंगे। आज तक ब्यूरो।